पटना के बेऊर जेल में निलंबित अधिकारियों के अवैध प्रवेश और साक्ष्य मिटाने के मामले में कारा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल के उपाधीक्षक सुधीर शर्मा को शो कॉज नोटिस जारी किया है, जबकि 4 कक्षपालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में 3 जेल अधीक्षकों को भी नोटिस भेजा गया है। आरोप है कि उन्होंने बिना किसी जांच पड़ताल के महत्वपूर्ण फाइलों की जांच की, दस्तावेजों से छेड़छाड़ की और कई अहम साक्ष्य जेल से बाहर ले गए। इस मामले में जेल उपाधीक्षक सुधीर शर्मा से जवाब तलब किया गया। जांच के आधार पर कक्षपाल संजीव कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, उमेश कुमार और अजय जान मरांडी को निलंबित कर दिया गया है। कारा विभाग ने शेखपुरा, सुपौल और कटिहार के जेल अधीक्षकों को भी नोटिस जारी किया। विभाग ने पूछा है कि निलंबित अधिकारियों की तैनाती उनके जेलों में किए जाने के बावजूद आवश्यक जानकारी समय पर क्यों नहीं दी गई। इससे पहले 28 जुलाई को इस मामले में बेऊर जाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी थी। कारा प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की विभागीय जांच जारी है। दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांकीपुर में हार के बाद बीजेपी ने समीक्षा बैठक भी की है। बैठक में सीएम सम्राट चौधरी के साथ पटना जिले के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि हर स्तर पर बांकीपुर की समीक्षा हुई है, साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां आज समीक्षा बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ये समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में सीएम सम्राट चौधरी के साथ पटना जिले के नेता भी शामिल हुए। बैठक के बाद नेताओं ने बताया हर स्तर पर बांकीपुर की समीक्षा हुई है, साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। देखिए, ये बांकीपुर उपचुनाव की समीक्षा को ही लेकर के नहीं किया गया है। यह पूरी तरीके से हमारा जो नेशनल कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अभी हर घर तिरंगा यात्रा, यह अगस्त का महीना है और सभी कार्यकर्ताओं को यह कहा गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हम सब लोग आगे भी सेवा करते रहेंगे। इसी प्रकार से जब पहले सेवा करते आए हैं और जो हुआ है उसकी हम सब लोगों ने समीक्षा के साथ जो निर्णय हुआ है कि हाँ, हम लोग आगे भी पार्टी के कार्यक्रमों और सेवा के माध्यम से जनता के बीच रहेंगे। बांकीपुर के चुनाव में भी जो कहीं कमी रह गई, विपक्षी दिग्भ्रमित करने में यहाँ के मतदाता को सफल रहे, उस संबंध में भी हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का काम किया। हार तो मैं स्वीकारता हूँ और ये हार नहीं होना चाहिए था। इस बार हम नहीं पीछे रह गए, उसके कारणों पर बहुत लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन सब सुझावों को माननीय अध्यक्ष जी ने नोट डाउन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आया है और आगे चल के उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा की और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। संजय जी, हार के बाद बड़ी समीक्षा हुई जिसमें मुख्यमंत्री और तमाम जो पटना जिला के नेता हैं जिन्होंने बांकीपुर चुनाव में जिनकी अहम भूमिका रही, वो लोग मौजूद थे। स्वाभाविक है, 2 दिन पहले ही बांकीपुर चुनाव का परिणाम आया है, तो बांकीपुर पर भी चर्चा हुई है। कहाँ कमियां रह गई, क्या रह गई, इस पर चर्चा हुई है कार्यकर्ताओं के, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ। लगता है कि चूक भी हुई या फिर जिन लोगों ने भीतरघात किया वैसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है? नहीं, कोई भीतरघात नहीं हुआ, कोई चूक नहीं हुई। गलत नैरेटिव सेट करके अफवाह फैला, कार्यकर्ताओं का, अधिकांश कार्यकर्ताओं का यही मत था कि जो शब्द भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा, उस पर अपशब्दों का उपयोग करके गलत नैरेटिव फैलाया गया। और बस यही सब मामले, अधिकांश कार्यकर्ताओं का यही मत था कि गलत नैरेटिव फैलाया गया, आम जनता को दिग्भ्रमित किया गया। तो यही सब विषय थे, ज्यादा कुछ विषय नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने तो कहा कि भाई नए विधायक बने, बांकीपुर की सेवा करें, बांकीपुर के लोगों की सेवा करें, बांकीपुर का विकास करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बांकीपुर को
क्योंकि लगातार हम वहां से जीतते रहे। इस बार हमने पराजय 17-18 हजार वोट से हमारी पराजय हुई। उसके बाद भी बांकीपुर के लोगों का काम, बांकीपुर के कार्यकर्ताओं का काम, बांकीपुर का विकास, बिहार के साथ साथ बांकीपुर भी हमारे प्राथमिकता में रहे। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो बांकीपुर उपचुनाव में शर्मनाक हार और जमानत जब्त होने के बाद आरजेडी में आत्ममंथन की जगह अब खुली बयानबाजी शुरू हो गई है। बिना नाम लिए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए शक्ति यादव को खामोश रहने की नसीहत दी, बल्कि कई गंभीर आरोप लगाते हुए कच्चा चिट्ठा खोलने की भी चेतावनी दे डाली। भाई वीरेंद्र ने कहा, खामोश, जो बोल रहा है वो खामोश रहे। मैं लोक दल का आदमी रहा हूं। जब राजनीति में तुम्हारी पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से राजनीति कर रहा हूं। भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है, इसलिए खामोश। तो वहीं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव भी अपने रुख पर कायम हैं। उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर जवाबदेही और रणनीति को लेकर उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उनकी भूमिका क्या है। दल का एक एक कार्यकर्ता कोई भी हो, नेता को तो अपने हिसाब से चीजों को देखते ही हैं। जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है पार्टी के लिए, उसकी भूमिका क्या है। आपको पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है। आप सबकी भूमिका होनी चाहिए, सबके मान बराबर है, कोई भी कार्यकर्ता हो। तो बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जमानत जब्त और जनसुराज की जीत पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने माना कि गठबंधन में आपसी सामंजस्य की कमी रही। गठबंधन के बीच जो आपसी एकजुटता की कमी है, इसे ठीक करना होगा और इसके लिए आरजेडी के साथ हमें भी सोचना होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। है ना कि कोऑर्डिनेशन की जो है वो कमी रही, कोऑर्डिनेशन और बढ़िया बेहतर होना चाहिए। आपको लगा कि वहाँ पे आरजेडी के द्वारा आपको पूछा नहीं गया? क्योंकि देखिए, पूछने की सवाल नहीं है। हम लोग यदि गठबंधन में हैं तो ये स्पष्ट है कि हमको मिलजुल करके बीजेपी के रोकने के लिए हम क्यों गठबंधन किए हैं कि बीजेपी को रोकना, और यदि कुछ हम में कमियां हैं या अगले में कमियां हैं तो बैठ के इसको दूर करना। कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने पूछा नहीं, एक बार पूछना चाहिए था। भाई अब वो बयान हम देख लेंगे तो बताइए। ये लग रहा है कि अगर थोड़ी सी और कोऑर्डिनेशन अच्छा होता तो कम से कम जमानत जब्त तो नहीं होता। इससे क्या सीख मिल रही है गठबंधन? ये जैन जी ने कमाल किया है और मोदी जी ने वोट चोरी करने का प्रयास नहीं। क्या सीख ले रही है? हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि कोऑर्डिनेशन की कमी रही है और जिस तरीके से इस नतीजे के बाद लगातार गठबंधन में रार छिड़ी है, उससे बचने की भी कोशिश है, लेकिन कहना है कि आने वाले दिनों पर इस पर समीक्षा होगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। आज आवेदन की आखिरी तिथि है। म्यूचुअल सरप्लस के लिए लास्ट डेट है। अब तक 40,000 से ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया गया। 29 जुलाई से पोर्टल खोले गए थे। शिक्षा मंत्री कल आंकड़ा भी जारी करेंगे। आवेदन की कल से स्क्रूटनी शुरू होगी। स्क्रूटनी के बाद ट्रांसफर लिस्ट जारी किया जाएगा। 16 सितंबर को विद्यालयवार रिक्तियों की संशोधित सूची तैयार होगी, जिसे जारी किया जाएगा। 17 से 23 सितंबर तक सामान्य ट्रांसफर के लिए शिक्षक आवेदन करेंगे। 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक फेज वाइज
ट्रांसफर सूची जारी होगी। स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह ऐच्छिक है। जो आवेदन नहीं करेंगे विभाग उनका ट्रांसफर नहीं करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आवेदन की कल से स्क्रूटनी शुरू होगी। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अब पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। स्कूल देखिए 29 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल खोले गए थे। ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो भी शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफर चाहते हैं, जिनको सरप्लस के लिए आवेदन आया भी था, वैसे शिक्षक म्यूचुअल के लिए और सरप्लस के लिए आवेदन किए हैं, जिनका आंकड़ा जो है कल शिक्षा विभाग जारी करेगा। हालांकि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जानकारी दी है कि अब तक 40,000 से अधिक आवेदन आए हैं, जिनका जो है एक तरह से स्क्रूटनी होना है और कल से स्क्रूटनी का काम शुरू हो जाएगा। ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो आवेदन किए हैं उनके आवेदन में विचार किया जाएगा। हालांकि सरप्लस को लेकर काफी पैनिक की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने ये माना कि जो शिक्षक नहीं चाहते हैं वो सरप्लस के बाद भी आवेदन नहीं करेंगे, उनका ट्रांसफर जबरन नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ 16 सितंबर को स्कूल वाइज जो है रिक्तियों की संशोधित सूची जो है जारी की जाएगी और जो सामान्य ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं वो सितंबर महीने में 17 से 23 सितंबर तक सामान्य ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे। 24 से 31 अक्टूबर तक, यानी 24 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जो है फेज वाइज ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है और ये पूरी तरह से ऐच्छिक ट्रांसफर है। इसलिए शिक्षकों को शिक्षा विभाग बार बार ये कह रहा है कि आप पैनिक ना हो, जो आवेदन नहीं करेंगे उनका किसी भी सूरत में फिलहाल तबादला नहीं किया जाएगा और सरप्लस वाले जिन्होंने आवेदन अभी किया है उनका ट्रांसफर होगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो 40,000 आवेदन अभी फिलहाल जमा हुए हैं। कल तक माना जा रहा है कि 52,000 के आसपास आवेदन जमा हो सकता है, जिनकी स्क्रूटनी की जाएगी। जी ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। सवर्ण समाज की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए स्वर्ण आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग अब बिहार के सभी 38 जिलों में नोडल अधिकारियों की तैनाती करेगा। ये अधिकारी जातीय उत्पीड़न, जमीन विवाद और EWS प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराने में मदद करेंगे। सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इस व्यवस्था से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिकायतों का जल्द निपटारा होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार में सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह। सर, आपके आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण फैसला लिया है, बिहार के तमाम जिलों में नोडल अफसर रखने की बात हो रही, क्या है सर ये पूरा मामला? या फिर काई समाज के लोग हैं, ये सच्चाई के लोग बहुत बुरे हालत में हैं, आर्थिक तंगी में है। आयोग का काम है, चूंकि आयोग का नाम है सवर्ण समाज के विकास के लिए, उच्च जातियों के विकास के लिए। हमने जरूर प्रयास किया कि चुनाव के पहले विभिन्न प्रमंडलों में हम गए थे, पूरी टीम गई थी, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई। 3 सत्र में हम मीटिंग करते थे। पहले उस जिले के पदाधिकारियों के साथ बात करते थे पहला सत्र में, उसके बाद भोजन आदि के बाद फिर हम लोग नहीं, भोजन के पहले बात करते थे सामान्य ढंग के सामान्य लोगों से, पदाधिकारियों के बाद क्या वो लोग का राय है, क्या परेशानी है, किस किस पॉइंट पर हमको टच करना चाहिए। तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे। हर ये कोई पार्टी का हम मीटिंग नहीं करते थे, हर पार्टी को इनवाइट करता था हमारा वो ऑफिस। हर दल के लोग आते थे और अपनी बात बताते थे, सुझाव देते थे, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। फिर भोजन के बाद हम लोग प्रेस वाले से बात करते थे, एक्सपोजर देते थे। हमें कहने में हिचकिचाहट नहीं कि असेंबली चुनाव के पहले राज्य के स्तर पर हम समझते हैं ये समाज बिल्कुल संगठित होकर के वोट में इन्वॉल्व हुआ और चूंकि पॉलिटिकली कॉन्शियस समाज है ये, निश्चित रूप से उसके बाद से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिला वाइज घूमें, कार्यक्रम भी बना रहे हैं। फिर चुनाव वगैरह आ गया, फिर और कुछ प्रॉब्लम हुआ, उस कारण हम लोग रोक दिए। लेकिन प्रमंडल वाइज घूमने से हमको बहुत बड़ी जानकारी मिलती गई, लोग के आम लोगों से बात करने, कहाँ परेशानी है, क्या हो रहा है। अब हर लोग यहाँ पटना आकर अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी आयोग कार्यालय में दे, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा। हम कहा नहीं, अपनी जिले में ही लोग अपनी समस्या रखे, उस तरह के हमने चयन किया है जिला के स्तर के पदाधिकारी को। और उसका भी हम लोग इधर क्या करना है उनको,
वो जवाबदेही देंगे। हम इधर बैठक करेंगे 10 तारीख को। के बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आई है। एनडीए ने इसका समर्थन किया है, जबकि आरजेडी ने सवर्णों के साथ साथ समाज के दूसरे वर्गों के लिए भी नोडल पदाधिकारियों की तैनाती की मांग की है। गया है और पहले भी एनडीए सरकार के द्वारा खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ईडब्ल्यूएस को लागू किए थे, जिसमें 10% आरक्षण उनको दिया गया था, तो बिहार पहला राज्य है जहां इसको लागू किया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। और सवर्ण समाज के लिए एनडीए सरकार, बिहार सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है, ये स्वागत योग्य है। हमारे लिए समाज, जाति, धर्म मायने नहीं रखते हैं। हमारे लिए मायने ये रखता है कि गवर्नेंस का मतलब गुड गवर्नेंस होना चाहिए। हाँ, पर कुछ ऐसे मिसाइल होते हैं, कुछ ऐसे मसले होते हैं जिनका राफ्ता सिर्फ एक समाज, एक वर्ग के लोगों से पड़ता है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ऐसी चीज जिसका संबंध सीधे और सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों से है, उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। में पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, दलित है, माइनॉरिटी है, सब में समस्याएं हैं। और बहुत पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी में तो विकास अब तक पहुंचा भी नहीं है अंतिम पंक्ति तक। विकास अगर समाज का करना है तो पूरे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी को भी लेकर के चलना पड़ेगा। उनके भी नोडल ऑफिसर बने ताकि इन लोगों को भी जिला में दफ्तर न दौड़ना पड़े। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट चौधरी ओबीसी पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग से आते हैं सम्राट चौधरी, इसलिए प्रशांत किशोर ऐसा बोल रहे हैं। जिस तरह पिछड़े वर्ग के नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की आंख की किरकिरी हैं, उसी तरह से प्रशांत किशोर कर रहे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, ये बीजेपी की हार है। हम अपने लोगों से मिलेंगे, समीक्षा करेंगे। उपचुनाव में झूठ का नैरेटिव बनाया गया। किशोर ये चुनाव नहीं जीते हैं, ये चुनाव हम हारे हैं। हमारे मतदाता कोई न कोई कारण रहा जो हमसे दुखित थे। हम समीक्षा करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन ये अगर प्रशांत किशोर की जीत होती, उनकी छवि की जीत होती, आम चुनाव में 238 सीटों पर जमानत जब्त हो जाता। आम चुनाव के पहले इन्होंने कहा था हारूंगा, संन्यास ले लूंगा, फिर मुकर गए। ये केजरीवाल है। बड़ी खबर सासाराम से है, जहां डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो चौंकाने वाली है। मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंप दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन का कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी मल्टीपल इंजरी से उनकी मौत हुई है। उनके सर पर गंभीर चोट था, इसके अलावा उनके गर्दन की दोनों हड्डियां टूट गई थी, जिस कारण उनका सांस रुक गया था। उनके सीने के दोनों तरफ की पसलियां बुरी तरह टूट गई थी। इसके अलावा उनका लिवर फट गया था। शरीर का लगभग सभी मेजर पार्ट्स इंजर्ड था। सिर पर भारी चीज से प्रहार किया गया था, जिससे रक्त स्राव हुआ। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी का लंग, लीवर और चेस्ट के साथ ही फेफड़ा, गला, सभी जगह गंभीर जख्म भी थे। वो कार्यपालक पदाधिकारी का जो पोस्टमार्टम हुआ था, एक्चुअली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो उसमें हार्ड एंड ब्लंट ही इंजरी था, यानी कि कहीं भी फायर आर्म नहीं था, पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं था जिसे कोई भोंक दे, छुरा मार दे या कोई तेज हथियार से काट दे, पीट दे, इस तरह का कुछ नहीं था। जो भी था हार्ड एंड ब्लंट। हो सकता है हार्ड ब्लंट में बहुत सारी चीज़ें, लाठी, डंडा, रॉड, लोहा, जो भी हो सकता है। तो इसी से बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें मारने में इनको इतना मन देखने से इंजरी देखने से लग रहा है कि उनको इतना बुरी तरह से मारा गया था। वो आदमी को खून बहा अंदर, आंतरिक जख्म के चलते ब्लीडिंग हुआ, जिसे शॉक में चले गए और शॉक में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर है। मानव तस्करी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीतामढ़ी की नाबालिग लड़की अगवा की गई है। एसएसबी की
सतर्कता से अनहोनी टल गई। नेपाल से लड़की लाई जा रही थी। एसएसबी ने मानव तस्करी से मुक्त कराया है। तस्कर मोहम्मद सिराज भी गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया में प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू नाबालिग लड़की को नेपाल ले जा रहा था। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक हथियार के बल पर एक युवक को पकड़कर लाठी, बेल्ट और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र का है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट की जा रही है। हालांकि आपको बता दें, न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पूरा मामला बेगूसराय का बताया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं लोगों से घिरा एक युवक जिसे जमकर पीटा जा रहा है। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हथियार के बल पर पीटने का आरोप लग रहा है। बेल्ट और रॉड से युवक की पिटाई की गई है। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर वार्ड नंबर 42 में पुल तोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक युवती के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि पड़ोसियों ने युवती पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। घायल युवती रूही कुमारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं बीच बचाव करने पहुंची उसकी मां भी घायल हो गई है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और फिर हम कुछ नहीं बोला, बस आई हो तो उसकी पत्नी, सुभद्रा की पत्नी बस बांस से मारने लगी। उसके पुतौह भी मारने लगे और सुभद्रा की खुद निकाल के ईंटा बरसाने लगा। तब तक मेरी मम्मी लोग गई और उसके बाद ईंटा फेंकने लगा। बोला मार देंगे सबको। का है वो जमीन का किसान, पापा का जमीन था। बोले यहाँ कोई भी तो सबको मार देंगे। दुकान पर थे हम, तो घर पर थे नहीं। हमको मालूम हुआ था। क्या हुआ बेटी के साथ? बेटी को मारा, ईंट आलूरा चला के सुभद्रा की पत्नी। मतलब क्या है? फूल तोड़ने गए थे, बोली तो फूल तोड़ने गए थे इसलिए मारा। हाँ, क्या अपना जमीन है तो अपना जमीन पर नहीं जाएगा। कैमूर से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग ने मोहनिया समेकित जांच चौकी पर ट्रक से करीब 5,670 लीटर अवैध शराब बरामद की है। खाली कार्टन के बीच छिपाकर रखी गई करीब 650 पेटी शराब हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 85 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान राजस्थान के जयपुर निवासी ट्रक चालक राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग पूरे नेटवर्क और तस्करी के रूट की जांच में जुटा है। ट्रक जो है उसमें उसका ट्रक नंबर है RJ32JE 8700। तो विधिवत जांच किया गया। इसमें से 650 पेटी विदेशी शराब को जब्त किया गया, जो 5670 लीटर होता है। और इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हैं जो राजेंद्र सिंह करके हैं, जो जयपुर राजस्थान के हैं। इसका बाजार मूल्य लगभग मान के चलिए कि। और अब खबर बगहा से, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के बरवा बंजरिया गांव में मवेशी चोरी के शक में ग्रामीणों ने 5 युवकों को पकड़ लिया। आरोप है कि सभी को करीब 10 घंटे तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण युवकों को छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में पुलिस सभी को थाने ले गई। 5 युवक गौनाहा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी हुई है। कुल जो है वो 5 लोगों को बंजरिया रामनगर थाना अंतर्गत बंजरिया गांव में लोगों ने वो करके रखा था, पकड़ करके रखा था। और उनका ये संदेह था कि ये लोग पशु चोर हैं, पशु तस्कर हैं। पुलिस जो है सुबह में रेस्क्यू करके लेकर के सब लोग को सही सलामत लेकर के आई। ग्रामीण द्वारा हल्का फुल्का उन लोगों के साथ मारपीट की बात बताई गई है।
पुलिस हर बिंदु पे जांच करके और अग्रिम कार्रवाई। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड में आयोजित सहयोग शिविर में ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि शिविर में 102 आवेदन मिले, जिनमें 70 से अधिक मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। संख्या में शिविर में आए, जो इस बात को दर्शाता है कि एनडीए की सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट के प्रति लोगों का बहुत भरोसा है और शिविर के बहुत फायदे रहे हैं और 70 करीब निष्पादन हो चुका है 102 में। लेकिन यहाँ पर एक समस्या राजस्व की है, जैसा कि डीएम साहब बता रहे थे, परिमार्जन में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि जब परिसीमन हुआ पंचायत का तो कुछ प्लॉट दूसरे जगह चले गए, तो उसका निष्पादन अलग से विशेष रूप से कैंप लगा के हम लोग करेंगे।